इस कारोबार में किस तरह की संभावनाएं हैं और किस तरह की दिक्कतें हैं, और आपका कॉम्पिटिटर कौन है? सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे बड़ा कंपटीटर तो किसी भी फील्ड में इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग में चाइना है। और संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इस समय की जो पॉलिटिकल सिचुएशन देखी जाए, जैसे अमेरिका और चाइना में थोड़े से इस समय रिलेशन अच्छे नहीं, ठनी हुई है एक तरह से। तो वो भी चाहते हैं कि बिजनेस, एक तरह से उनको कमज़ोर करने का सबसे बड़ा तरीका यही होगा कि बिजनेस को, उनकी जो बिजनेस है उनको डाउन किया जाए। अगर वो फाइनेंशियली वीक होंगे तभी चीज़ें अमेरिका के कंट्रोल में आएगी। जैसे आप देखें, पहले रसिया उनको आंख दिखाता था, उन्होंने जापान किसी दौर में दिखाया तो जापान के साथ उन्होंने यही किया। लेकिन चाइना इतना शक्तिशाली हो गया है तो वो उसको भी फाइनेंशियली वीक करने के लिए इस समय उनका टारगेट ही यही है। सबसे बड़ी बाइंग पावर अगर देखी जाए दुनिया में तो अमेरिका के पास, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो लोग खरीदते भी हैं, अगर वो अर्न करते हैं तो इन्वेस्ट भी करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रखी हैं इंडिया के सामने। मतलब इंडिया के सामने क्या, चाइना से जो कम्पीट कर सके, चाइना से कम्पीट कर सके। तो मैन्युफैक्चरिंग में मुझे लगता है कि इंडिया एक ऑप्शन हो सकता है अगर बहुत सारी चीज़ें फेवरेबल की जाएं, कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट, कुछ पब्लिक सपोर्ट। किस तरह का, जरा विस्तार से बताइए। सरकार क्या सपोर्ट करे, पब्लिक क्या सपोर्ट करे? सरकार को तो प्राइमरली देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंडिया में थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम है कंपेयर टू चाइना। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर 10%। थोड़ा भाई साहब उदाहरण से बताइए, ऐसे समझ में नहीं आता हमें और हमारी जनता को। अब जैसे चाइना का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक प्लेस, अगर जैसे उन्होंने टेक्सटाइल का इंडस्ट्री लगानी है तो उनकी जो प्लानिंग है, ऑफ कोर्स वो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो उन्होंने बहुत सारे चीज़ें डिक्टेटरशिप में उन्होंने बुलाई कि हमको एक टेक्सटाइल का इंडस्ट्री लगाना है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो एक प्लेस पे रखी जाएंगी। जितनी भी चीज़ें का मतलब, जैसे अब हम लोग यहाँ बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके सारे कंपोनेंट्स बहुत दूरों से आते हैं। जैसे आप देखिए, बोला जाता है एपरल सिटी है नोएडा, लेकिन नोएडा के पास कपड़ा अपना नहीं है। जो फैब्रिक होता है वो साउथ से आता है, यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर से आता है। प्राइमरली जितना कॉटन फैब्रिक मैन्युफैक्चर होता है वो साउथ ऑफ इंडिया में होता है, लेकिन साउथ ऑफ इंडिया में अप्रैल की इंडस्ट्री जो फैशन गारमेंट्स हैं वो वहाँ नहीं मैन्युफैक्चर होती हैं। तो धागा वहाँ बनता है, आता यहाँ बनता है, कपड़ा वहाँ बनता है, यहाँ आता है। आप सोचिए, कपड़ा वहाँ आता है तो उसमें 4 रुपये तो फ्रेट लग जाता है पहली बार। इसके बाद अब उसकी प्रोसेसिंग होती है। दिल्ली एनसीआर में कोई भी प्रोसेसिंग अच्छी यूनिट्स नहीं है। वो कहाँ होती है? वो या तो बहुत जयपुर में है, कहीं जोधपुर में है, यहाँ पर हैं तो बहुत छोटी छोटी हैं। यहाँ बहुत सारे पोल्यूशन के क्लॉज, ये वो, इसकी वजह से जो प्रोसेसिंग यूनिट्स थी उनको शिफ्ट करना पड़ा। तो वो भी अब फिर यहाँ आएगा, यहाँ चेक होगा, यहाँ से फिर कपड़ा जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, कोई डाइंग प्रिंटिंग के लिए, तो उस पर फर्दर कॉस्ट ऐड हो गया। उसके बाद तीसरा फिर यहाँ आएगा मैन्युफैक्चर होने के लिए। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है नोएडा की वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखें नोएडा या दिल्ली एनसीआर की, कॉस्ट ऑफ लिविंग से मतलब आपका लेबर कॉस्ट ज़्यादा है। आप जैसे करूर में, आप साउथ ऑफ इंडिया में आपको जो 4,500-5,000 रुपये की लेबर मिल जाती है, वो यहाँ किसी को भी अगर 10,000 से कम की सैलरी पे रखेंगे तो उनका सर्वाइवल ही नहीं। तो वो लेबर भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंसिव है। फिर अब यहाँ प्रोडक्ट बनेगा तो फिर शिप होने के लिए जाएगा मुंबई या तो मुंद्रा। एक यहाँ ड्राई पोर्ट भी तो बना था दादरी में, या कहाँ बना था? दादरी में जो ड्राई पोर्ट है, वो ड्राई पोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ आप हैंडओवर कर सकते हैं गुड्स, लेकिन जो किराया है वो तो आप ही को पे करना है। जो मान लीजिए आपने दादरी में हैंडओवर तो कर दिया गुड्स, लेकिन उसके बाद का जो फ्रेट है, जो ट्रेन से या किसी भी बाई रोड आप मूवमेंट कराएंगे, उसका फ्रेट आप ही को देना है। तो इस तरह से क्या है, जितना इंडिया की इंडस्ट्री है बहुत प्लान्ड पहले से रही नहीं, तो बड़ा डिसइंटीग्रेटेड है। कपड़ा बन रहा है साउथ में, प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ से 800 किलोमीटर दूर, बाकी वैल्यू एडिशन का प्रोसेस यहाँ हो रहा है। फिर यहाँ से पोर्ट जो है वो 1200 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर है।
ये तो देखिए एग्जिस्टिंग इशू हो गया कि आप वहाँ से यहाँ आ रहा है, वहाँ से यहाँ। अब जैसे आपने कहा कि डाइंग वगैरह, तो एक पॉल्यूशन भी कंसर्न है। या तो इंडस्ट्री आगे आके ये कहे कि साहब हम ऐसी यूनिट लगाएंगे जिससे जीरो पॉल्यूशन होगा। मुझे लगता है कि सरकार को कुछ इस तरह के, अभी इन्होंने वैसे अनाउंस किया है, पीयूष गोयल ने अनाउंस किया है कि हम कुछ 5 टेक्सटाइल पार्क बनाने वाले हैं, अपैरल पार्क बनाने वाले हैं। वो किस फॉर्म में आती है, कितना इंटीग्रेटेड होके आती है। 5 टेक्सटाइल पार्क पूरे देश में? हाँ, पूरे, अभी उन्होंने 5 या कुछ ऐसा बोला है कि हम, एक तो आपका ये नोएडा पानीपत इधर वाले क्लस्टर को समेटता हुआ एक हो जाएगा मेरे ख्याल से। मतलब टेक्सटाइल पार्क, इतना लंबा दूरी का टेक्सटाइल पार्क नहीं होगा वो। नहीं, मतलब टेक्सटाइल पार्क का मतलब होगा कि उसका एरिया ऐसा होना चाहिए कि 15 किलोमीटर का। नहीं, इतना दूरी नहीं, मैं कह रहा हूँ इतना वो कवर, मतलब इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए एक टेक्सटाइल पार्क वैसा कुछ। क्योंकि मेरे ख्याल से पानीपत में धागा बहुत बनता है। हाँ, कुछ ऐसा तो यहाँ बने या वहाँ बने, पर वो एक एरिया के साथ कुछ इस तरह से उन्होंने प्लान किया है। प्रॉब्ली होके सही आ जाती है तो हो। प्लस देखिए यहाँ पे अभी उन्होंने प्रयास तो किया है कि फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लिए, यहाँ से जो दिल्ली से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे, मेनली इंडस्ट्रीज़ यहाँ है, तो उसको मूव कराने के लिए इन्होंने अभी तो अनाउंस किया है। अब वो कैसा है फ्रेट कॉरिडोर? फ्रेट कॉरिडोर क्या है कि अभी जितनी भी कंटेनर्स की मूवमेंट होती है वो सेम रूट पे होती है, जिस पे पैसेंजर ट्रेन चलती है और जिस पे फ्रेट वाले जो मालगाड़ियाँ होती हैं वो दोनों एक ही रूट पे चलती हैं। तो प्रायोरिटीज़ हमेशा जो होती है वो पैसेंजर ट्रेन को दी जाती है। तो जो टाइम आप 18 घंटे में ट्रैवल कर सकते हैं, जो कंटेनर्स की मूवमेंट या जो गुड्स वाले ट्रेन्स होते हैं वो 18 घंटे की होती हैं, वो पहुँचती हैं 3 दिन में, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ नहीं होती। अब उन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहाँ से ही, दादरी से ही स्टार्ट करने के लिए बोला है। नोएडा से ही स्टार्ट होगी, वो ग्रेटर नोएडा में जो पार्ट है। अगर फ्रेट कॉरिडोर मतलब अलग पटरी होगी फ्रेट की, धड़ाधड़ पहुंच जाएगी, माल जो 3 दिन 4 दिन में पहुंचता है वो 1 दिन में पहुंच जाएगा। कुछ इस तरह का उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया है। अभी तो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनका है विजन कि 2022 तक ये चीज़ें कर सकें। तब तो उसमें थोड़े से जो स्लाइटली पेरिशेबल आइटम्स हैं, जैसे सब्जी वब्जी, वो भी जा सकती हैं? नहीं, हाँ, वो भी जाती हैं, उनके लिए अलग तरह के कंटेनर्स होते हैं। इस तरह के निपट देसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे लल्लन टॉप यूपी पर। सब्सक्राइब करें।